guys and welcome back to your very own YouTube channel CA Dreamers. Today in this video we are going to discuss about the topic removal of auditors. So let's start. रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म. एक्सपायरी ऑफ टर्म यानी कि जो इंडिविजुअल ऑडिटर होता है उसका ऑडिट टर्म 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का होता है और जो ऑडिट फर्म होती है उसका ऑडिट पीरियड ऑडिट टर्म 10 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का होता है. यानी कि अगर उन दोनों को इतना टाइम पीरियड कंप्लीट होने से पहले ही अगर कंपनी रिमूव करती है तो वही उसके प्रोविजंस को ही हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर उससे ऑडिटर्स का टर्म एक्सपायर होने से पहले ही अगर उन्हें कंपनी क्या प्रोसीजर फॉलो करके रिमूव कर सकती है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 द ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139 यानी कि सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 में के अकॉर्डिंग ऑडिटर जिसे कंपनी ने अपॉइंट किया था सेक्शन 139 के अंडर में मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, उसे उसके ऑफिस से रिमूव कर सकती है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, उसका ऑडिट टर्म एक्सपायर होने से पहले ही. ओनली बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी, सिर्फ और सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद ही कंपनी उस ऑडिटर को उसका टर्म एक्सपायर होने से पहले रिमूव कर सकती है. उसके अलावा वो बिना स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे ऑडिटर को रिमूव नहीं कर सकती है. आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए जो कंपनी है उसे अप्रूवल चाहिए होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हाँ जो कंपनी है वो ऑडिटर को उसका टर्म एक्सपायर होने से पहले ही रिमूव कर रही है. इन दैट बिहाफ एज पर रूल 7 ऑफ कार, यानी कि जो कार है कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल, उसका रूल 7 उसके कुछ प्रोविजंस यहाँ पे डिस्क्राइब करे गए हैं जो हमें प्रोसीजर बताएंगे कि कंपनी कैसे एक ऑडिटर को बिना उसका टर्म एक्सपायर होने से पहले कैसे रिमूव कर सकती है. सो द एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अप्रूवल ऑफ ऑडिटर, यानी कि जो एप्लीकेशन कंपनी है वो एक एप्लीकेशन देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑडिटर को रिमूव करने के लिए. शैल बी मेड इन फॉर्म ADT 2, यानी कि जो एप्लीकेशन कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी वो एप्लीकेशन फॉर्म ADT 2 में देगी. और हमने इसी चैप्टर में एक फॉर्म और डिस्कस किया था, वो था फॉर्म ADT3, जिसमें हमने ये बताया था कि जो अगर ऑडिटर अपनी मर्जी से रिजाइन करता है कि वो एज एन ऑडिटर नहीं उस कंपनी में काम करना चाहता है और वो अपना ऑफिस से रिजाइन कर रहा है तो उस केस में जो ऑडिटर था उसे एक स्टेटमेंट देना होता था और वो स्टेटमेंट ऑडिटर फॉर्म ADT3 में सबमिट करता था. और यहाँ पर अगर कंपनी ऑडिटर को रिमूव कर रही है तो उसके लिए जो एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाएगी वो फॉर्म ADT 2 में दी जाएगी. तो प्लीज गाइज इन फॉर्म्स पर भी आप थोड़ा फोकस कीजिएगा क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर. एंड शैल बी अकम्पनीड विद फीस, यानी कि जो एप्लीकेशन कंपनी देगी उसके साथ साथ जो एप्लीकेशन के साथ एक स्पेसिफाइड फीस होगी जो कंपनी को पे करनी होती है कि अगर इन केस जैसे कि अगर कोई ऑडिटर कंपनी में ऑडिट करने आता है तो इसकी एक फीस होती है ऑडिट फीस. वैसे ही अगर कोई कंपनी एप्लीकेशन दे रही होती है किसी ऑडिटर को रिमूव करने के लिए तो उसके लिए भी जो कंपनी है उसे एक स्पेसिफाइड अमाउंट देना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो उस एप्लीकेशन के साथ साथ वो फीस भी पे कर देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को. एज प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पज अंडर द कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स एंड फीस रूल 2014, कि जितना भी अमाउंट कंपनीज रूल्स 2014 में प्रिस्क्राइब करा गया है, दिया गया है कि आपको ऑडिटर के रिमूवल के लिए एप्लीकेशन के साथ कितना अमाउंट पे करना है तो वो अमाउंट पे कर देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को. नेक्स्ट द एप्लीकेशन शैल बी मेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी कंपनी वो कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर देगी, विद इन 30 days ऑफ द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द बोर्ड. यानी कि जो बोर्ड है सबसे पहले तो जो बोर्ड है वो कंपनी में एक रेजोल्यूशन पास करेगा कि जो कंपनी है वो ऑडिटर को उसका टर्म एक्सपायर होने से पहले ही रिमूव करना चाह रही है. उसके बाद जिस दिन वो रेजोल्यूशन पास किया जाएगा उस रेजोल्यूशन के पास होने के नेक्स्ट 30 days के अंदर अंदर कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देनी होती है उस ऑडिटर को रिमूव करने के लिए. उसके बाद द कंपनी शैल होल्ड द जनरल मीटिंग, जो कंपनी है उसे जनरल मीटिंग बुलानी होती है विद इन 60 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन. व्हाट डज इट मीन कि सबसे जो कंपनी है जब उसे कंपनी को अप्रूवल मिल जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि ठीक है कंपनी जो है वो अपने ऑडिटर को रिमूव कर सकती है उसका टर्म एक्सपायर होने से पहले, तो उस अप्रूवल के रिसीव होने के बाद अगले 60 दिन के अंदर अंदर यानी कि विद इन 60 days जो कंपनी है उसे जनरल मीटिंग बुलानी होती है और उस जनरल मीटिंग में कंपनी जो है वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी कि यस द ऑडिटर हैज बीन रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म. नेक्स्ट
It is important to note that very important to note that before taking any action फॉर रिमूवल बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म्स, यानी कि इससे पहले कि जो कंपनी है वो ऑडिटर को रिमूव करे उसका टर्म एक्सपायर होने से पहले, द ऑडिटर कंसर्न्ड शेल बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कि अगर जिससे इससे पहले कि कंपनी ऑडिटर को रिमूव करे उससे पहले ऑडिटर को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, एक मौका दिया जाएगा जिसमें जो ऑडिटर है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सके कि क्यों उसे एज एन ऑडिटर रिमूव ना किया जाए उसका टर्म एक्सपायर होने से पहले, या फिर जो भी वो कहना चाहता है या फिर क्या उसका पॉइंट ऑफ व्यू है उसे रिमूव किए जाने के बारे में, तो वो उसको अपनी बात रखने के लिए भी एक मौका दिया जाएगा। डायरेक्शन बाय ट्रिब्यूनल इन केस ऑडिटर एक्टेड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर, यानी कि अगर जो ऑडिटर है वो किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी फ्रॉडुलेंट एक्ट में इन्वॉल्व हो जाता है तो उस केस में ट्रिब्यूनल क्या कर सकती है या फिर क्या डिसीजंस लेगी वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एज पर सबसेक्शन 5 ऑफ द सेक्शन 140, यानी कि सेक्शन 140 सबसेक्शन 5 में इसके प्रोविजंस दिए गए हैं। द ट्रिब्यूनल आइदर सुमोटो एक टर्म है जो कि हम जो सीए स्टूडेंट्स होते हैं वो काफी जगह यूज करते हैं, जनरली लॉ और ऑडिटिंग वगैरह में ही यूज होती है, तो प्लीज इसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। द ट्रिब्यूनल इधर सुमोटो, और सुमोटो का मतलब क्या होता है, ऑन इट्स ओन, यानी कि जो ट्रिब्यूनल है वो खुद से या फिर ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो उस ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दी है उसके बेसिस पर, और बाय एनी पर्सन कंसर्न, या फिर किसी और अथोराइज्ड पर्सन ने ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दी है ऑडिटर को रिमूव किए जाने के लिए। If it is satisfied that the auditor of a company has, और उन जो भी या तो वो खुद से ही सेटिस्फाइड है या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दी है उसके बेसिस पर सेटिस्फाइड है, या फिर किसी और ऑथराइज्ड पर्सन की जो एप्लीकेशन है उसके बेसिस पर ट्रिब्यूनल ये सेटिस्फाइड है कि हाँ जो ऑडिटर है कंपनी का वो वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी फ्रॉडुलेंट एक्ट में इन्वॉल्व है, एक्टेड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर और अबेटेड और कॉल्यूडेड एनी फ्रॉड। कॉल्यूडेड का मतलब होता है कि जो एक कॉल्यूसिव फ्रॉड होता है जिसमें सिर्फ कोई इंडिविजुअल पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता है बल्कि बहुत सारे पर्सन्स मिलके एक फ्रॉड करते हैं, तो वो कॉल्यूसिव फ्रॉड होता है। तो जो ऑडिटर है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी कॉल्यूटिव फ्रॉड यानी कि किसी भी तरीके के फ्रॉड में इन्वॉल्व है, और इन रिलेशन टू द कंपनी और इट्स डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स, और वो जो फ्रॉड है वो उस कंपनी से या फिर उसके डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स से रिलेटेड है। इट में बाय ऑर्डर डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स ऑडिटर्स, यानी कि अगर वो जो ट्रिब्यूनल है वो सेटिस्फाइड है कि हाँ जो ऑडिटर है वो किसी भी तरीके से फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो वो डायरेक्टली ऑर्डर दे सकती है कंपनी को कि जो कंपनी है वो अपना ऑडिटर चेंज कर सकती है। However, if the application is made by the central government, अगर जो ऑडिटर को रिमूव करने की एप्लीकेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है ट्रिब्यूनल को, एंड द ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड, और जो ट्रिब्यूनल है वो सेटिस्फाइड है दैट एनी चेंज ऑफ द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड, कि जो ऑडिटर है उसे चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, देन इट शेल विद इन 15 डेज, तो जो ट्रिब्यूनल है उसे 15 दिन के अंदर अंदर ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन, यानी कि जिस तारीख को ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऑडिटर को रिमूव करने के लिए, तो उस एप्लीकेशन के मिलने के 15 दिन के अंदर अंदर जो ट्रिब्यूनल है वो ऑर्डर पास करेगा, मेक एन ऑर्डर दैट ही शेल नॉट फंक्शन एज एन ऑडिटर, यानी कि वो ऑर्डर पास कर देगा कि जिस ऑडिटर के अगेंस्ट में एप्लीकेशन दी गई थी उस ऑडिटर को कि अब उसे एज एन ऑडिटर फर्दर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। एंड दिस सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट अनदर ऑडिटर इन हिज प्लेस, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उस ऑडिटर की जगह पर किसी और ऑडिटर को अपॉइंट कर सकती है। इट मे बी नोटेड दैट एन ऑडिटर वेदर इंडिविजुअल और फर्म, चाहे वो इंडिविजुअल ऑडिटर हो या फिर ऑडिट फर्म हो, अगेंस्ट होम फाइनल ऑर्डर हैज बीन पास्ड बाय द ट्रिब्यूनल, जिसके अगेंस्ट फाइनल ऑर्डर रिमूव करने के लिए कि उसे रिमूव करने के लिए हटाने के लिए फाइनल ऑर्डर पास कर दिया है ट्रिब्यूनल ने इस सेक्शन के अंडर में, शेल नॉट बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड, तो वो इनएलिजिबल हो जाएगा कि वो उसे किसी भी कंपनी में अगले 5 साल तक अपॉइंट नहीं किया जाएगा। दैट इज शेल बी इनएलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ एनी कंपनी, यानी कि जिस दिन वो ऑर्डर पास किया जाएगा उसे रिमूव करने के लिए उस ऑर्डर के पास होने से अगले 5 साल तक उसे किसी भी कंपनी में एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। इन एलिजिबल फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years
from the date of passing of the order and the auditor shall also be liable for action under section 447। यानी कि जिस दिन वो ऑर्डर पास करेगा ट्रिब्यूनल की, वो एज एन ऑडिटर परफॉर्म नहीं करेगा, उसे रिमूव किया जा रहा है उसके ऑफिस से, उसके अगले 5 साल तक तो वो किसी भी कंपनी में एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता है। उसके अलावा वो ऑडिटर लाइबल होगा सेक्शन 447 के अंडर में कि उसके ऊपर जो भी पेनल्टीज या फिर फाइन्स वगैरह होंगे उसे वो भी पे करने होंगे। इट इज hereby clarified that in case of a firm, यानी कि ऑडिट फर्म के केस में the liability shall be of the firm, जो लाइबिलिटी होगी सेक्शन 447 के अंडर में वो पूरी ऑडिट फर्म की होगी, एंड दैट ऑफ एवरी पार्टनर और पार्टनर्स, और हर पार्टनर की जो उस ऑडिट फर्म के होंगे और उस फ्रॉडुलेंट एक्ट में इन्वॉल्व हुए थे, हु एक्टेड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर और अबेटेड और कॉल्यूडेड, किसी भी तरीके से कॉल्यूसिव फ्रॉड इन एनी फ्रॉड बाय और इन रिलेशन टू द कंपनी और इट्स डायरेक्टर और ऑफिसर्स। यानी कि ऑडिट फर्म के केस में जितने भी ऑडिटर्स उस ऑडिट फर्म के या फिर जो भी पार्टनर्स उस फ्रॉडुलेंट एक्ट में इन्वॉल्व होंगे वो भी लाइबिलिटी के लिए लाइबल होंगे सेक्शन 447 के अंडर में। तो ये था हमारा टॉपिक रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स। थैंक यू।